हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग जो है होम साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन हो सकता है वो जो है पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, संक्रामक रोग का अर्थ क्या होता है। देखिए, संक्रामक रोग क्या होता है। जो रोग जो है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति को जो रोग लगता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे इसमें डिप्थीरिया है, चेचक है, और उसके बाद जो है तपेदिक है, खसरा है, दांत खाज खुजली हो गया। ये सब जो है संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम में आएगा कि संक्रामक रोग का अर्थ क्या होता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो संक्रामक रोग का क्या अर्थ होता है, तो आप लिखिएगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो रोग लगता है उनको संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है, क्षय रोग क्या होता है। देखिए, क्षय रोग जो है ना, ये जो क्षय रोग है इसमें कौन सा टीका दिया जाता है, तो बीसीजी का। क्षय रोग क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो क्षय रोग है ना, क्षय रोग को ही हम लोग जो है ना टीबी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना टीबी, बोलचाल की भाषा में टीबी बीमारी। तो ये क्षय रोग, टीबी, इसी को जो है ना तपेदिक भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, तपेदिक। तो क्षय रोग बोलिए, टीबी बोलिए या तपेदिक बोलिए, है ना, या ट्यूबरकुलोसिस, ये सब एक ही बीमारी का नाम है। और जो है ये जो बीमारी होता है इसमें जो टीका दिया जाता है उस टीका का नाम है बीसीजी का टीका, है ना, बीसीजी का टीका। तो कैसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि क्षय रोग में कौन सा टीका दिया जाता है। तो क्षय रोग में जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। और याद रखना है, क्षय रोग टीबी को कहा जाता है टीबी, टीबी, बी फॉर बीसीजी, है ना। तो याद रखना, टीबी मतलब बी मतलब बीसीजी का टीका। तो टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी का। अच्छा, ये जो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये जो क्षय रोग होता है, ये टीबी या तपेदिक जो भी है, इसका माध्यम क्या है, ये फैलता कैसे है। तो याद रखिएगा, दूषित वायु से, है ना। जो गंदा वायु होता है ना, जो प्रदूषित वायु होता है, तो उस प्रदूषित वायु से जो है उसी के माध्यम से जो है कि ये बीमारी होता है। ठीक ना। तो इतना बातें आपको याद रखना है कि क्षय रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है ना, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और क्षय रोग को ही कोई क्या बोलते हैं, तो टीबी बोलते हैं। इसी को तपेदिक भी कहा जाता है। और किस माध्यम से फैलता है, इसका माध्यम पूछेगा तो आपको याद रखना है कि ये दूषित वायु से होता है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक बात और आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर पूछे ना कि बीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर 8 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कामेट ग्यूरिन होता है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बैसिलस कामेट ग्यूरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, काली खांसी या कुकर खांसी। देखो, जो काली खांसी या कुकर खांसी है एक ही नाम है। काली खांसी, जैसे आप याद करिएगा कि काली खांसी में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। एग्जाम में आएगा कुकर खांसी, तो आपको याद रखना है कि काली खांसी और कुकर खांसी ये दोनों एक ही है। और इसमें जो टीका लगाया जाता है उसका नाम है डीपीटी का टीका, है ना। तो काली खांसी और कुकर खांसी में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका, ठीक ना। अच्छा, याद रखिएगा। और जैसे ना कभी कभी पूछता है कि बच्चों को, जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, तो इसमें कौन सा टीका उसको नहीं दिया जाता है। ऑप्शन में रहेगा हेपेटाइटिस बी रहेगा, है ना, उसके बाद रहेगा पोलियो रहेगा, और उसके बाद जो है बीसीजी का टीका रहेगा, उसमें डीपीटी दे देगा। तो डीपीटी तो जिसको काली खांसी कुकर खांसी है उसको ना लगेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो काली खांसी या कुकर खांसी में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। चौथा नंबर में है कि हैजा रोग जो होता है ये विषाणु से नहीं होता, ये जीवाणु से होने वाला है ना। कुछ रोग है जो जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से। कुछ लोग जो है कुछ रोग जो है वो वायरस से, मतलब विषाणु से होता है। तो हैजा रोग जो है ये जीवाणु से होने वाला है। कौन से जीवाणु से हैजा रोग होता है, तो उसका नाम है विब्रियोकोमा। तो आपको याद रखना है ना, कि हैजा रोग कौन से जीवाणु से होता है, तो हैजा रोग जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है विब्रियोकोमा। ठीक ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। 5वां नंबर में है कि अतिसार क्या होता है। देखिए, अतिसार क्या होता है, जब लगातार, है ना, जब लगातार जो है ना पतला दस्त होने लगे, है ना,
तो उसको हम लोग बोलते हैं अतिसार, है ना। यानी कि देखिए दरअसल बात क्या होता है, जो आंत होता है ना, आंत यानी शरीर का जो आंत होता है, ठीक है ना, तो जो आंत का अंग है उसका काम है जो अतिरिक्त जल है उसका अवशोषण करना। और जब आंत अतिरिक्त जल का अवशोषण नहीं कर पाता है तो वो जल जो है शरीर से बाहर निकलने लगता है, और उस जल के साथ साथ जो है बहुत सारे जो जरूरी खनिज लवण है शरीर में वो भी बाहर निकल जाता है ना। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग अतिसार कहते हैं, मतलब डायरिया कहते हैं, ठीक ना। अतिसार में देखिए ना आंत छुपा हुआ है ना, तो ये आंत यानी कि आप याद रखिएगा कि आंत का काम होता है कि अतिरिक्त जल का, जो शरीर में अतिरिक्त जल है उसका अवशोषण करना। जब आंत ऐसा नहीं कर पाता है तो शरीर से जल जो है बाहर आता है। तो जब शरीर से जल बाहर आता है तो वो जल के साथ में बहुत सारे आवश्यक खनिज लवण भी शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग डायरिया या अतिसार कहते हैं। याद रखना, अतिसार बोलो या इसी को हम लोग डायरिया कहते हैं। इसमें लगातार लोगों को जो है पतला दस्त होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाता है, निर्जलीकरण की स्थिति बन जाती है। इससे जो है ना, देखते हैं ना ORS का घोल पीता है ना। तो और ये बहुत खतरनाक बीमारी भी, अगर शरीर में पानी कम हो जाए तो जो है इंसान के मृत्यु भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये अतिसार के बारे में याद रखना है। तो टोटल हम लोग 5 प्रश्न पढ़े, फिर से रिपीट कर देते हैं। संक्रामक रोग क्या है? वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे को लगता है उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं, है ना। क्षय रोग जो है क्या होता है? तो क्षय रोग जो है इस टीबी को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम तपेदिक है। इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैसिलस कामेट ज्यूरिन होता है। काली खांसी का दूसरा नाम क्या है? कुकर खांसी। कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT का टीका लगाया जाता है। हैजा रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कोमा से होता है। और अतिसार का दूसरा नाम डायरिया है। डायरिया का अतिसार कौन सी बीमारी होता है? जब लगातार पतला दस्त होता है, तो इसी को हम लोग डायरिया या अतिसार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये DPT है ना, DPT का जो टीका है इसकी पहली खुराक कब दी जाती है? जैसे देखो यहाँ पर एक जो है ना, एक होता है हेपेटाइटिस का, ध्यान दीजिएगा। एक होता है हेपेटाइटिस बी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, ठीक है ना। एक टीका ये हो गया। एक होता है BCG का टीका, ठीक है। और एक जो है एक होता है OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी OPV, ये टीका होता है। और एक टीका जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो DPT है। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। देखिए जब शिशु का जन्म होता है ना, जब शिशु का जन्म होता है, जब नवजात शिशु होता है ना, नवजात शिशु का मतलब आप लोग जानते होंगे, जब शिशु का जन्म होता है वहां से लेकर के 28 दिन तक का जो काल होता है, तो उस काल के शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। तो जन्म के समय जो है ना 24 घंटा के अंदर जो है ये हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। यानी एक बच्चा को जनरली जो सबसे पहले टीका लगता है वो हेपेटाइटिस बी का टीका है। और आप एक याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कोई पूछेगा कि बच्चों को सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी। लेकिन आप और जो है ये BCG का जो टीका है ये सप्ताह भर के अंदर दिया जाता है या 2 सप्ताह के बाद दिया जाता है। लेकिन कभी कभी है ना वैसी परिस्थितियां बनता है तो जो है इसको भी 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। तो जिसके ऑप्शन में हेपेटाइटिस बी नहीं रहेगा, तो जब नहीं रहेगा कहेगा कि कौन जो है सबसे पहले पड़ता है, तो आप जो है BCG का टीका में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी देना बच्चों को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये खतरनाक वायरस होता है और इसमें जो लीवर होता है बच्चों का ना वो बहुत संक्रमित हो जाता है। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है ये टीका देना। और BCG का टीका जो है ये तपेदिक से, TB से बचने के लिए देता है, खास करके इसमें फेफड़ा प्रभावित हो जाता है, नहीं तो ये दोनों टीका। और ये पोलियो जो है ना, ये तो 1.5 महीना के बाद इसको दिया जाता है, तकरीबन 45 दिन के बाद समझिए, ठीक ना। और ये जो DPT का टीका है ना ये 6 सप्ताह या 1.5 महीना, तो आप याद रखिएगा ये भी जो है 6 सप्ताह या 1.5 महीना के बाद वाला टीका है। 6 सप्ताह या 1.5 महीना, वही 6 सप्ताह या 1.5 महीना एक ही बात हुआ। और ये OPV जो है ये भी तकरीबन 1.5 महीना के बाद वाला टीका है। लेकिन ये दोनों जो टीका है इसमें ये टीका 24 घंटा के अंदर वाला है ना, 24 घंटे के अंदर वाला टीका है। ये जो टीका है सप्ताह भर या 2 सप्ताह के अंदर दिया जाता है, किसी किसी केस में जो है ये भी 24 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है।
तो डीपीटी का जो पहली खुराक है ये कब दी जाती है, तो 6 सप्ताह से लेकर के 1.5 महीना के बीच में दिया जाता है, इतना दिन होने के बाद दिया जाता है। और डीपीटी का टीका अभी हम लोग पढ़े ना कि काली खांसी और कुकर खांसी में दिया जाता है, ऐसा नहीं है, इसका और भी जगह पर उपयोग होता है। इस टीके का और भी बीमारी के लिए जो है इस टीका को लगाया जाता है। जैसे एक डिप्थीरिया हो गया, जिसको हम लोग गलघोटू रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, गले में सूजन आ जाता है, ठीक ना, तो उसको हम लोग गलघोटू कहते हैं। गले में सूजन वगैरह आ जाता है, कोई चीज निगलने में जो है दिक्कत होने लगता है, तो डिप्थीरिया उसी को बोलते हैं, इसी का है ना गलघोटू रोग भी कहते हैं। तो इसमें भी जो है डीपीटी ही लगता है। इसके बाद एक परट्यूसिस लिखा हुआ रहेगा कि उसमें कौन सा टीका लगता है। आप लगेगा यार क्या पूछ दिया, मतलब परट्यूसिस, ये परट्यूसिस का मतलब भी होता है काली खांसी, है ना। तो अभी काली खांसी बोलिए या कुकर खांसी बोलिए या परट्यूसिस बोलिए, एक ही बात है। तो इसमें भी डीपीटी लगता है, टीका लगता है। और टेटेनस है ना, ये टेटेनस जो है इसमें भी कौन सा टीका लगता है, तो इसमें भी जो है डीपीटी का ही टीका लगता है। ये टेटेनस जो है ना, ये मिट्टी प्रदूषण से होता है ना, जंग लगा हुआ धातु वगैरह आपके शरीर में अगर कहीं गड़ जाता है तो है ना, उसके वजह से जो है कि ये टेटेनस होता है, जिसमें शरीर जो है बहुत काड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं, तो आपको याद रखना है कि डीपीटी का जो टीका है वह डिप्थेरिया रोग में, परट्यूसिस में और टेटेनस में लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कामेट ग्यूरिन, है ना, बैसिलस कामेट ग्यूरिन। किसमें बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो याद रखना है कि ये तपेदिक में दिया जाता है, मतलब टीबी वाले में दिया जाता है, बी से है ना, टीबी बी। एमएमआर का टीका किस में दिया जाता है, खसरा, मम्स और रूबेला, ये 3 रोग अगर किसी को होता है तो उनको जो टीका दिया जाता है उस टीके का नाम होता है एमएमआर टीका, है ना। एमएमआर, एगो मम्स हो गया, एक आर मतलब रूबेला हो गया, ऐसे एम से मम्स हो गया, आर मतलब रूबेला हो गया, और एक खसरा है ना। तो ये आपका ये 15 से लेकर 18 माह की आयु के बाद दिया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है। अब कुछ लोग है ना कि सर ये काली खांसी क्या होता है, तो काली खांसी में क्या होता है कि जब खांसी के साथ अधिक मात्रा में कफ निकलता है ना, तो उसी को हम लोग काली खांसी या परट्यूसिस कहते हैं। तो उसमें जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और ये जो टिटेनस है, ये जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा अगर आपके शरीर में कहीं पर गड़बड़ गया, तो उसमें मिट्टी पर होता है प्रदूषित मिट्टी, तो वो जब शरीर में मांस में जाता है तो उससे जो है वो टिटेनस होता है। मतलब ये जो है ना मिट्टी प्रदूषण से होने वाला रोग है आपका टिटेनस, ठीक ना। ये आपको याद रखना। इसमें क्या होता है, गर्दन सब जो है ना इसमें अकर आ जाता है, कोई भी चीज चबाओगे निगलोगे तो निगला नहीं जाएगा, और शरीर जो है ना धनुष के तरह एकदम पूरा मुड़ जाता है। तो ये आपका टिटेनस का रोग होता है। तो टिटेनस का जो रोग होता है किससे होता है, तो मिट्टी प्रदूषण से होता है। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि मिट्टी प्रदूषण से होने वाले 2 रोग, तो एक टिटेनस याद रखना और एक कृमि याद रख लेना, है ना। एक कृमि भी जो है ना ये मिट्टी प्रदूषण से ही होता है। तो कृमि भी जो है किससे होता है, तो ये मिट्टी प्रदूषण से होता है। टिटेनस किससे होता है, तो मिट्टी प्रदूषण से होता है। ये जो पोलियो है ना, पोलियो जो है किससे होने वाला रोग है, तो ये विषाणु से होता है। और अतिसार जो डायरिया होता है ना, लगातार दस्त होना, तो जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं, तो ये किससे होता है, तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है। जबकि जो पोलियो है ये विषाणु से होने वाला रोग है। प्राकृतिक असमर्थता किसे कहते हैं, देखते हैं ना, कोई कोई जन्मजात ही जो है क्या होता है कि अंधा होता है, कोई कोई जन्मजात जो है कि बहरा होता है, कि जन्मजात ही जो है कि उसका मतलब पैर वगैरह विकलांग होता है। तो ये जो प्राकृतिक असमर्थताएं होती है, ये ना प्राकृतिक यानी नेचुरली जो होता है, ये जन्म के बाद होता है, जन्म से पहले होता है, जन्म से ही होता है, मतलब जन्म के साथ ही प्राकृतिक असमर्थताएं होती है। ये तो आप अपने भी कॉमन सेंस से बना सकते हो। अगला है कि सांकेतिक भाषा किन के लिए है, यानी संकेतों में, है ना। जैसे संकेतों में किसको समझाया जाता है, जो गूंगा है, जो बहरा है, उसको संकेतों में समझाया जाता है। ऐसे करके 5 फिर 15 बताना था, ऐसे 5 5 5 3 बार करना पड़ता है। तो उसको सांकेतिक भाषा से किसको समझाया जाता है, तो गूंगों और बहरों को। तो कहेगा सर अंधा नहीं, अंधा सुन सकता है, अंधा बोल सकता है, देख नहीं सकता है ना, तो इसलिए उसको सांकेतिक भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो गूंगा और जो बहरा होता है केवल उनको ही जो है सांकेतिक भाषा के आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे बच्चों को पढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं, तो इसको ब्रेल विधि कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो अंधा बच्चा होता है उनको पढ़ाने की कौन सी विधि है, तो उनके लिए जो है एक विधि है, उसका नाम है ब्रेल विधि। यानी अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? मैंने अभी आपको कहा ना कि जब बच्चों का जन्म होता है उस समय बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है, वो भी 24 घंटा के अंदर। तो अगर हेपेटाइटिस बी ऑप्शन में है तो आप हेपेटाइटिस बी को टिक करोगे। अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है और बीसीजी का टीका है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो, क्योंकि किस है ना, कुछ केस में जो है बीसीजी का टीका भी 24 घंटे के अंदर या कुछ उसके है ना कुछ देर बाद भी उसको दे दिया जाता है, यानी जन्म के समय दिया जाता है। तो यदि दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आंसर हेपेटाइटिस बी को करना, ये ऑप्शन में रहेगा तो आंसर इनको टिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूध अच्छा स्रोत है किसका? बताइए, दूध जो है किसका अच्छा स्रोत है? तो याद रखिएगा, दूध जो है ना ये कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है ना। दूध जो है किसका सबसे अच्छा स्रोत है? कैल्शियम का। और कैल्शियम से ही जो अपना लोगों का हड्डी जो मजबूत होता है, किसके वजह से? बोलिए, कैल्शियम की वजह से। और ये कैल्शियम हमें कहां से प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। और दूध जो है ना इससे कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है ये, और ये अच्छा विटामिन का भी स्रोत है, इससे हड्डियां मजबूत होता है। और जो है ना जैसे चेहरा हो गया, चेहरा अगर चिकना बना करके रखना है तो ये क्रीम वगैरह लगाने से है ना चिकना होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, लेकिन दूध अगर आप खाते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है ना। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और ये लैक्टिक अम्ल जो है ना आपका स्किन का जो है यानी त्वचा की जो नमी है उसको बरकरार रखता है और आपको स्वस्थ रखने और स्वस्थ दिखने में है ना ये आपका मदद करता है, ठीक ना। तो दूध जो है ये नमी की त्वचा को बनाकर रखता है। दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, इससे हड्डियां मजबूत होता है। और दूध खाने से जो है पाचन शक्ति भी मजबूत होता है और साथ ही साथ शरीर को अच्छी एनर्जी भी मिलता है। इसलिए दूध जो है सेवन करना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पर 16 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, ठीक ना। अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराना है, ठीक है। पंद्रह नंबर तक हो गया, अब हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर तक कंप्लीट हो गया। तो 17 नंबर, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? देखिए, ध्वनि जैसे मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इससे अलग अलग तरह की समस्याएं होता है। तो ऐसे एग्जाम में आता है कि ध्वनि प्रदूषण से, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं होती है। एक तो जो है ना ध्वनि से ना ज्यादा आवाज से जो क्या होता है कि चिड़चिड़ापन जैसा हो जाता है, एक वो हो गया। और एक उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर एकदम हो जाता है ना। और दूसरा क्या, ज्यादा आवाज सुनोगे तो बहरापन की भी समस्या हो सकता है, मतलब सुनने की समस्या हो सकता है, नींद में भी बाधा आ सकता है। तो अक्सर जो है ना इसमें जो एग्जाम में आपका पूछा गया है उसमें ये तीनों ऑप्शन दिया रहता है और डी नंबर में रहता है कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी टिक करना है। तो आप भी दिमाग लगा सकते हो कि ध्वनि से मतलब ज्यादा आवाज करने से क्या क्या समस्या होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहरापन मतलब सुनने की समस्या हो जाएगी, चिड़चिड़ापन जैसा लगने लगेगा, नींद में बाधाएं आ जाएगी। तो ये सब ध्वनि प्रदूषण से समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में, प्रसव उपरांत अवधि अधिक गंभीर होता है किसके लिए? अच्छा, आप लोग बताइए, प्रसव का जो काल होता है वो कितने दिनों का होता है? आप लोग बताइए, है ना, ऐसे पहले वाले वीडियो में बतलाए थे। तो इसके लिए कितने का है ना गर्भावस्था का काल, प्रसव का गर्भावस्था का मतलब जो एक महिला गर्भवती रहती है कितने दिन तक का उसका समय रहता है ना। जनरली जो एग्जाम में आता है आप याद रखिए कितने दिन का, बोलिए 9 महीना, है ना, बिल्कुल सही है। और 9 महीना और कितने दिन, तो लगभग जो है कि 280 दिन के आसपास, ठीक है। तो प्रसव उपरांत जब प्रसव हो जाता है, मतलब जब एक गर्भवती जो महिलाएं होती है वो जब शिशु को जन्म दे देती है, तो उसके बाद की जो अवधि होता है वो अधिक गंभीर किसके लिए होता है? आंसर याद रखना, माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, तो इसलिए माँ के लिए गंभीर है। और बच्चों के लिए कैसे है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, जैसे बताया कि नहीं भारत में और सबसे ज्यादा जो शिशु की मृत्यु होता है वो जन्म से लेकर के 28 दिन के बीच का जो शिशु होता है, जिसको हम लोग नवजात शिशु कहते हैं, उसका होता है। क्योंकि जब शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के वातावरण से शिशु अपने आप को एडजस्ट करता है, उसमें उनको काफी तकलीफें होती है। तो उसमें जो है, तो इसलिए माँ और बच्चा दोनों के लिए जो है ना प्रसव उपरांत मतलब शिशु को जन्म देने के बाद जो है एक माँ और उनको जन्म देने वाले और उनके द्वारा जो जन्म दिया गया शिशु है वो दोनों के लिए जो है खतरा का होता है, ठीक है। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका दिया जाता है? तो आप याद रखना, अभी पढ़ाए भी थे आप लोगों को
हेपेटाइटिस बी, ठीक ना। एक जो नवजात शिशु होता है उसको 24 घंटे के अंदर कौन सी टीका दी जाती है, तो उनको जो दिया जाता है वो हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, ठीक है। और गर्भावस्था की अवधि कितने का होता है, तो आप याद रखिएगा कि 9 माह का होता है, ठीक है। 9 माह 9 27, 10 दिन ज्यादा 280 दिन हो गया, 280 दिन हो गया। और तकरीबन कितना सप्ताह के आसपास का होता है, तो 40 सप्ताह का, ठीक है। 7 चौक 28 है ना, 280 हो जाएगा, है ना। 280 दिन तो 40 सप्ताह, 7 7 का सप्ताह, 7 चौक 28 गुना करो, 280 दिन हो गया। यानी गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो 9 महीना 280 दिन, या सप्ताह पूछेगा तो 40 सप्ताह आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, गर्भावस्था का के लिए क्या चीज का परीक्षण किया जाता है। कोई भी जो महिलाएं होती है, कैसे पता चलेगा कि वो गर्भवती हो गई है, तो पहला सिम्टम जो होता है वो तो आपको पता है कि जब मासिक चक्र आना जो है कि बंद हो जाता है, तो वो जान जाती है कि वो गर्भवती है। लेकिन इसके लिए क्या परीक्षण किया जाता है, तो इसके लिए आप एग्जाम में रहेगा रक्त की जांच की जाती है या क्या किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि मूत्र की जांच की जाती है, पेशाब जांच जो है यूरिन टेस्ट होता है, और इसी से पता चल जाता है कि गर्भवती है या नहीं है, ठीक है। नवजात शिशु मतलब जो जन्म से लेकर के 28 दिन का शिशु है, वह 24 घंटे में कितना देर सोता है, तकरीबन 16 से 18 घंटा, बहुत सोता है। 24 घंटा में 16 से 18 घंटा सोता है जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे कि नमक में जो है कि वो आयोडीन मिला हुआ रहता है ना। नमक में क्या मिलाया जाता है, आयोडीन। अगर आयोडीन मिला हुआ नमक नहीं खाइएगा ना, तो यह जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग घेघा रोग कहते हैं ना। तो नमक में क्या मिलाया जाता है, तो आयोडीन मिलाया जाता है। और कुपोषण क्या होता है, देखो ना, कुपोषण क्या होता है। कुपोषण का मतलब होता है कि कुपोषण का शिकार वो होता है कि जो व्यक्ति को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जैसे जितना मात्रा में उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को उतना मात्रा में उनको नहीं मिल पा रहा है वो सारी चीजें, तो वो फिर कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो कुपोषण का कारण क्या है कि पौष्टिक भोजन की कमी, मतलब जब एक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, सही मात्रा में उसके शरीर को जितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है ना, सारी चीज चाहिए, उसको जब नहीं मिल पाता है, तब जाकर के जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी बताया था ना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है, ठीक ना। इसको ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा, घेघा रोग या ग्वाइटर, या इसी को गलगंड भी कहा जाता है, नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। माँ के स्तन से जो निकलने वाला दूध पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और माँ का दूध बच्चों के लिए ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है माँ के दूध को वो आसानी से पचा लेता है, उसकी पाचन शक्ति उससे मजबूत होता है, रोगों से लड़ने का उसके अंदर क्षमता आता है। और जो बाहर से जो डिब्बा वाला दूध पिलाते हैं, तो वो जो है ना उसको बचा नहीं पाता है बच्चा, तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, क्या क्या प्रॉब्लम होगा, और बच्चा बहुत है ना परेशान भी रहता है ना। तो ये जो है माँ का दूध जो है वो बहुत बच्चों के लिए जरूरी होता है ना, और अच्छा होता है बच्चों के लिए। सबसे अच्छा दूध माँ का दूध है, क्योंकि वो माँ के दूध को आसानी से पचा लेता है। अब है कि एड्स क्या होता है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एड्स किससे फैलता है, एग्जाम में अक्सर यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना दो बार या उससे अधिक बार जो भी है ना, मैं देखा जो आप किताब में एक दो जगह पर ये देखे कि पूछा हुआ था, तो उसमें ऑप्शन में संक्रमित सुई लिखा हुआ था। तो एड्स जो है ना वो संक्रमित सुई से फैलता है। इसका मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है, उनको जो सुई दिया गया, सिरिंज वगैरह हुआ, और वही सिरिंज से जो कि आपको अगर सुई दे दिया गया, तो फिर जो है कि आपको भी एड्स होगा, इसकी संभावनाएं हो जाती है। तो इसलिए जो है एक ही सुई देखते हैं डॉक्टर लोग भी जब सुई लगाता है तो एक तो उसको उसके बाद सिरिंज जो होता है उनको फेंक दिया जाता है, फिर दूसरे से लगाता है ना। तो एड्स फैलता है किससे, संक्रमित सुई से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है। और ये एड्स जिससे फैलता है उसका नाम होता है HIV। ये जो HIV वायरस देख रहे हो, इसी के वजह से जो है HIV के संक्रमण से ही जो है कि एड्स होता है, ठीक है। और ये माध्यम क्या है, कैसे आखिर ये फैलता है, तो एक तो ब्लड के माध्यम से फैल जाता है, जैसा ये बोला ना कि सुई, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है, उसको अगर सुई दिया गया तो देखते हैं कि सुई में ब्लड आ जाता है, और वही अंश उसमें रह गया, उसी में आपका भी सुई वही सिरिंज से आपको दे देगा, तो फिर वो आप में चल जाएगा, तो एड्स। तो एक तो रक्त के माध्यम से,
एक वीर्य के माध्यम से और एक योनि से निकलने वाले द्रव के माध्यम से और एक दूध के माध्यम से, ठीक ना। तो रक्त, वीर्य, योनि, द्रव और दूध, ये सब के माध्यम से जो है कि एड्स होता है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि एड्स जो है किससे फैलता है, संक्रमित सुई से। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। किसके संक्रमण से होता है, तो HIV के संक्रमण से होता है। इसका माध्यम क्या क्या है, तो रक्त है, वीर्य है, योनि द्रव है और दूध, ये सब इसका माध्यम है फैलने का, ठीक है। अब 28 नंबर में आते हैं, गर्भवती स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम क्या है। आपका देखे किताब में लिखा हुआ था क्या, उछलना, दौड़ना या टहलना। तो सबसे अच्छा व्यायाम है, अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके लिए सबसे अच्छा व्यायाम है कि वो टहले, है ना। टहलना जो है उसके लिए सबसे अच्छा व्यायाम होगा। अस्थायी दांतों की संख्या कितना होता है, तो अस्थायी दांत मतलब दूध वाला दांत। और आप सबको पता है कि एक व्यक्ति को जीवन काल में 2 ही बार दांत आता है, एक दूध वाला दांत, उसके बाद जिसको हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। इसकी संख्या टोटल 20 होता है, 10 ऊपरी जबड़े में और 10 निचली जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होता है, यानी मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा मनुष्य में जो है ना 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है और 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है स्त्री में और पुरुष में। 22 जोड़ा गुणसूत्र ना एक समान रूप का होता है, ऐसा समझिए। जो 23वां जोड़ा होता है वो भिन्न होता है। लड़की में होता है XX और लड़का में होता है XY, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लड़की में XX और लड़का में जो है वो XY होता है, यानी लिंग निर्धारण करने वाला वो जो है कि गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ा होता है। भारत शिशु की औसत जन्म ऊंचाई कितना होता है ना। औसत जन्म ऊंचाई कितना होता है भारतीय शिशु का, तो लगभग जो है ना आपका जो यहाँ पर दिया हुआ था वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना। तो 21 से 25 इंच यानी 50 सेंटीमीटर आप याद रखिएगा ना, 50 सेंटीमीटर के तकरीबन जो है भारत में जो शिशु का जन्म होता है तो उसका जो ऊंचाई होता है वो 48 से 53, आपकी किताब में लिखा हुआ था 48 से 53 सेंटीमीटर, 48 से 53 सेंटीमीटर, है ना। 48 से 53 सेंटीमीटर और इंच में लिखा हुआ था 18 से 21 इंच, है ना। ये एवरेज है, एक इससे छोटा बड़ा इसी के बीच का तकरीबन होता है, ठीक है। गर्भावस्था की प्रथम लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण ये है कि उसका जो मासिक धर्म होता है उसका आना बंद हो जाता है। बच्चों को पूरक आहार कितने माह बाद देना चाहिए। पूरक आहार क्या होता है, जैसे ही बताया ना कि बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों को जो है ना शुरुआत के 6 महीने जो है उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद तब उसको पूरक आहार देना चाहिए। पूरक आहार का मतलब क्या होता है कि बच्चों को जो स्तनपान कराया जाता है, स्तनपान कराने के साथ साथ जब कोई बाहरी भोजन उसको खिलाया जाता है तो वो पूरक आहार कहलाता है। तो कितने महीने के बाद दी जाती है, तो वो 6 महीने के बाद दी जाती है। ऐसा कहा जाता है ना कि जो शिशु है ना वो तकरीबन 2 वर्ष तक जो है माँ का दूध पीते हैं, लेकिन स्तनपान करते हैं। तो बच्चों को पूरक आहार कितने महीनों के बाद देना चाहिए, तो 6 महीने के बाद देना चाहिए। 6 महीना तक कम से कम बच्चों को जो है स्तनपान करना चाहिए, माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार, देखो हमारे शरीर के अंदर जो है ना रोगों से लड़ने की क्षमता 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्राकृतिक या जन्मजात क्षमता जो हमारे शरीर के अंदर डेवलप है ना। और जो है एक होता है कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, दवाई ववाई खाते हैं, ठीक हो जाते, जब स्वस्थ हो जाते हैं तो स्वस्थ होने के बाद जो एक क्षमता हमारे शरीर के अंदर आता है वो होता है कृत्रिम या उपार्जित क्षमता। एग्जाम में पूछेगा कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक या जन्मजात, एक होता है कृत्रिम या उपार्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है 35 नंबर का, है ना। संक्रामक रोग का घटक कितने हैं, तो संक्रामक रोग के टोटल 3 घटक होता है। संक्रामक रोग जो फैलता है ना, फैलने के इसके 3 घटक हैं। एक होता है होस्ट, यानी जिसको संक्रामक रोग हुआ है ना, दांत खाज खुजली भी संक्रामक रोगों में जिसको हुआ है तो उससे भी लोगों को फैल जाएगा। तो एक तो होस्ट होता है, एक प्रतिनिधि होता है और एक माध्यम होता है। होस्ट मतलब जिसको रोग हुआ है उससे हो गया तो होस्ट से हुआ। अब प्रतिनिधि का मतलब जीवाणु और विषाणु, है ना, इससे होता है, ये प्रतिनिधि हो गया। माध्यम का मतलब हुआ कि प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, प्रदूषित भोजन और कीड़ा काटने वगैरह से जो है कि भी संक्रामक रोग होता है। तो ये आपको याद रखना, संक्रामक रोग के कितने घटक हैं टोटल, तो 3 घटक है, होस्ट, प्रतिनिधि और माध्यम। इस तरह से जो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव इस होम साइंस का था ये कंप्लीट हुआ। और हर वीडियो में हम 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, है ना। और जो है पूरे किताब का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो जो भी 4 से 5 वीडियो हो पाएगा तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो।